और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की एक अच्छी खबर से, एक राहत भरी खबर से। उत्तरकाशी से ये खबर है क्योंकि आखिरकार 2 दिनों के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे खुल गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर चट्टान टूटकर गिरी थी। इसके बाद से हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया था और हाईवे को बंद कर दिया गया था। और इसके बाद मौके पर मजदूरों को बुलाया गया और उसके बाद मलबे को साफ करवाया गया। काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार हाईवे खोल दिया गया है। आवाजाही एक बार फिर शुरू हो गई है। वाहन जो एक दूसरी तरफ फंसे हुए थे, आवाजाही शुरू हो गई है, लिहाजा वो भी अब अपने गंतव्यों तक जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हैं, ये हाईवे खुल गया है। हुआ क्या था एग्जैक्टली आप देखिए दूसरी तस्वीर में, जब लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड की वजह से ये बंद हो गया था। दिग्बीर बिष्ट हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दिग्बीर, राहत की बात है कि हाईवे खुल गया है, कितना लंबा वक्त लगा इस हाईवे को खोलने में? जी राजीव, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है बिना बरसात के भी टूट रहा है, तो 2 दिन पहले जो मार्ग बंद हो गया था, लेकिन जो कि बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद और जिला प्रशासन मौके पे डटा रहा, तो कल शाम देर शाम को मार्ग छोटे वाहनों के लिए आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। और जो 2 दिन तक जो क्षेत्र में जो लोग थे उनको काफी परेशानियां हुई है आवाजाही करने में, और जिस तरह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। और आपको बता दें कि ये गंगोत्री नेशनल हाईवे संवेदनशील मार्ग है और जो कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ता है, और यहाँ तक जो कि 4 धाम यात्रा का जो एक दूसरा पड़ाव है गंगोत्री धाम, इसको भी जोड़ता है। तो 1 दर्जन से अधिक जो गांव है वो वहाँ पे है। तो एकदम 2 दिन तक अलग थलग पड़ चुके थे, और वहाँ पे जो जिस तरह से जो बड़े बड़े बोल्डर और पहाड़ टूटा है, तो बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद इसे खोला गया। तो कहीं न कहीं जो जनपद के जो उपला टकनौर के क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने एक बार फिर राहत की सांस ली और एक बार फिर से जनपद से कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है। जी दिग्बीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कनेक्टिविटी एक बार फिर से शुरू हो गई है और राहत की सांस लोगों ने ली है। धारचूला के भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा। वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पल भर में कैसे पहाड़ जमीन पर आ गिरा आप देखिए। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से वाघाल लिपुलेख मोटर मार्ग पर शांतिवन के पास में ये बंद हो गया। बताया जा रहा है कि सेना के कई जवान शांतिवन में फंसे हुए हैं और इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर समेत 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत भी हो गई। ये तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। आप इस तस्वीरों को देखिए, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा और कैसे ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। ये पल भर में गिरता है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 125 बंद हो गया है। टनकपुर मटेला बैंड के पास में बड़ा मलबा आया है और इसकी वजह से मार्ग बंद हो गया है। टनकपुर मटेला बैंड के पास भारी मलबा आने की वजह से मार्ग बंद हो गया है। अब घाट के बीच आवाजाही रुक गई है, बाधित हो गई है। तो मानसून आने में वक्त है, उससे पहले जो थोड़ी सी बारिश भी है उसने परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसके साथ साथ जो बेतरतीब तरीके से सड़कों को काटा जा रहा है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर गिर रहे हैं और मार्ग बाधित हो रहे हैं और परेशानियां हो रही हैं लोगों को। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली का दौरा और आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से त्रिवेंद्र सिंह रावत मिल सकते हैं और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली का दौरा बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आगामी चुनावों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत मंथन कर सकते हैं। सीएम पद से हटने के बाद वो पहली बार दिल्ली आए, ऐसे में मुलाकात किन किन से करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मुलाकात किन किन नेताओं से उनकी होती है, कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होती है। कुछ दिन पहले सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली आए, उन्होंने प्रधानमंत्री से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उनको फिर उनके जाने के बाद अब सीएम और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में। और अब बात करते हैं तीरथ कैबिनेट की। आज होने वाली बहुत महत्वपूर्ण बैठक की देहरादून सचिवालय में आज सुबह 11 बजे तीरथ कैबिनेट की एक मीटिंग होने वाली है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले हो सकते हैं। बैठक में कोरोना कर्फ्यू से राहत और कोविड-19 से जुड़े मामलों पर फैसला हो सकता है। साथ ही साथ पर्यटन, औद्योगिक विकास, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास से जुड़े हुए फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। अब यहां से लोगों के जहन में यह भी चल रहा है कि क्या यहां से यह भी तय किया जा सकता है कि चारधाम यात्रा को शुरू करना है या फिर नहीं, या कोविड कर्फ्यू का अंत कब होगा।
सीधे हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा के पास चलते हैं, वो जो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ये तो आप बताएं। साथ साथ क्या चारधाम यात्रा को लेकर, क्या कोविड कर्फ्यू को लेकर आज की बैठक में चर्चा होनी है? निश्चित तौर पर राजीव, अगर बात करें तो 3 से 4 मसले ऐसे हैं जिन पर कि आज सबकी नज़रें हैं, क्योंकि अगर चाहे कोविड को लेकर हो या इसके साथ ही 2 और महत्वपूर्ण बातें ये हैं, क्योंकि आपदा के लिहाज से भी उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है और ऐसे में अब 20 जून के आसपास जो है मानसून आ जाएगा, तो आपदा जो नीति है उसका संशोधन को लेकर भी आज अहम जो है आज बैठक में इसके प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ जो चारधाम यात्रा का आपने जिक्र किया, तो इसको लेकर किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी सरकार आज के कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जब से नई पेंशन योजना जो की शुरुआत हुई है और उससे पहले नई पेंशन योजना आने से पहले जो विज्ञप्तियां जारी हुई थी और उस दौरान जो भर्तियां हुई थी, उन लोगों को पुरानी पेंशन की जो जिस तरीके की स्कीम थी उसी स्कीम के तहत उनको पेंशन दी जाए, इस पर भी आज मोहर लग सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट बैठक है। तीरथ सरकार की जो बैठक है वो 11 बजे सचिवालय देहरादून में शुरू हो जाएगी और इस अहम बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कोविड को लेकर भी इसमें अहम निर्णय हो सकते हैं, चारधाम यात्रा को लेकर बहुत अहम निर्णय इस पर लिए जा सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपदा को लेकर किस तरीके से, क्योंकि आपदा नीति में संशोधन की बहुत जरूरत है और आपदा प्रबंधन मंत्री इस बात को बता चुके हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए और इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। तो आज देखा जाएगा कि क्या आज ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाता है। अगर रखा जाएगा तो आगे आने वाले 40 से 50 सालों में किस तरीके की आपदा को लेकर उत्तराखंड में नीति बनानी चाहिए, उसको लेकर आज अहम मसले पर जो है इस पर चर्चा होगी और उस पर मोहर भी लग सकती है। जी राजीव। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण खबरें, तो कैबिनेट की बैठक पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अब पूरे उत्तराखंड में आज से शराब की दुकानें खुल गए हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही शराब की दुकानें खुल सकेंगी। आज 9 जून, 11 जून और 14 जून को ये शराब की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन शराब की दुकानें खुलने के बाद पुलिस प्रशासन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो शराब की दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करना है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की दुकानों के बाहर गोले बनाए गए हैं और शराब की दुकानों को खोलने का जो फैसला लिया गया 3 दिन, उसको लेकर कटघरे में भी सरकार है। सवाल पूछ रहा है विपक्ष, सवाल पूछ रहा है। व्यापारी वर्ग परेशान है, वो अपनी दुकानों को रोजाना खुलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शराब की दुकानों को प्राथमिकता दी जा रही है। रवि कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो है वक्त रखा गया है। अभी की क्या तस्वीर है वाइन शॉप के बाहर की? बिल्कुल राजीव, देखिए मैं वाइन शॉप के बाहर हूं और जो कोविड कर्फ्यू है उसको 15 तारीख तक बढ़ाया गया है, लेकिन 3 दिन। अगर आज की बात करें, इसके बाद 11 तारीख और 14 तारीख को उत्तराखंड में शराब की दुकानों को खोलने की भी छूट दी गई है। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक शराब की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो पिछले लॉकडाउन में जब शराब की दुकानें खुली थी तो उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग बनाना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रही थी। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक वाइन शॉप है और जो मैं इस वक्त घंटाघर के करीब हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है कल ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो गोले बनाए थे और उसी गोलों में लोगों को खड़ा होना था। लेकिन इस बार आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी कि जो वाइन शॉप है वहाँ पर पिछले लॉकडाउन के बाद जो भीड़ उमड़ी थी वो भीड़ इस बार देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे ही काफ़ी वजह है, क्योंकि हमने पहले भी एक बताया था अपने दर्शकों को कि अगर बात करें इस बार के कर्फ्यू में, तो उत्तराखंड में 40 दिनों में 20 लाख की शराब उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ी है। पूरी तरीके से उत्तराखंड में यूपी की शराब जो है पूरी तरीके से तस्करी हुई। शराब तस्कर पूरी तरीके से इस कोविड कर्फ्यू में सक्रिय रहे और 20 लाख की शराब जब 40 दिनों के भीतर पुलिस पकड़ती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी पुलिस प्रशासन के लिए कि जो शराब तस्कर है वो अपने ठिकानों तक शराब को पहुंचाने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। तो ऐसे में इस बार जो ठेकों पर भीड़ कम है, ये भी एक अंदेशा और एक ये अंदाज लगाया जा सकता है कि लोगों को इस बार जो शराब के शौकीन है उनको शराब की कमी उत्तराखंड में नहीं हुई, खासतौर पर देहरादून में नहीं हुई। तो ये एक अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करेंगे, वो भीड़ इस बार जो है वाइन शॉप पर यहीं पर नहीं। अगर पूरे देहरादून की बात करें तो इस तरीके की भीड़ ज़्यादा नहीं है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात रही है, क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि करीब 500-600 मीटर तक लोगों की लंबी लाइनें लग गई थी। लेकिन इस बार ये वाले नज़ारे देहरादून में फिलहाल नहीं है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात भी है। लेकिन शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर जरूर है कि 3 दिन कर्फ्यू के दौरान जो है शराब की दुकानें खुल सकेंगी। 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक शराब की दुकानों को खोलने का समय रखा गया है। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, क्योंकि राजस्व की अगर बात करें तो शराब की दुकानों से अच्छा राजस्व सरकार को प्राप्त होता है और करीब 1.5 महीना हो गया जब से शराब की दुकानें बंद हैं और ऐसे में सरकार को भी इसका बड़ा नुकसान हुआ है। यही वजह है इस बार शराब की दुकानों ने अपने गीत में भी इस बात का उल्लेख किया कि दारू बिना एक मुक्ति नहीं, बिना दारू के जुगती नहीं, ई देव भूमि में दारू की गंगा पग दी जानी रुकती नहीं और शराब की दुकानें खुली हुई हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम कोरोना के केसेस आए हैं। बीते 24 घंटों में 92,000
664 नए केस मिले हैं। एक दिन में कुल 2219 मरीजों की मौत हुई है। कल की तुलना में केस आज ज्यादा आए हैं। कल करीब 86,000 के आसपास केस आए थे। आज 92,664 मामले मिले हैं। एक दिन में कुल 2,219 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 1,62,664 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कुल टीकाकरण की हम बात करें तो कुल टीकाकरण 23,90,58,360 है। तो देश का कोरोना का अपडेट लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम केसेस आए। कल 63 दिनों के बाद 1 लाख से कम केसेस आए, करीब 86,000 केस आए। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं वो कल की तुलना में ज्यादा हैं, हालांकि हैं 1 लाख से कम, और 92,000 से ज्यादा केसेस आज के दिन रिकॉर्ड किए गए। कि 24 घंटों का ये डेटा है, रिकॉर्ड किया गया है। लगातार दूसरे दिन अब 1 लाख से कम केसेस आए हैं। राहत की सांस इसलिए ली जा सकती है, लेकिन केसेस बढ़ना थोड़ा चिंता पैदा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि ये जो बढ़ने वाला पैटर्न है, क्या ये सिर्फ एक दिन का ही है या आने वाले दिनों में भी ये केसेस ऐसे बढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे राज्यों में कोविड कर्फ्यू में या तो ढील दे दी गई है, रियायत दे दी गई है, या कोविड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। कहीं ये तो वजह नहीं कि एक बार फिर लोग बाहर निकल रहे हैं और फिर से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, कोरोना फैल रहा है। और अब बात करते हैं ब्लैक फंगस के कहर की। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 28 और नए मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से प्रदेश में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस के उत्तराखंड में कुल 332 मामले सामने आए हैं। अगर हम जिलेवार आंकड़ों पर गौर करें, जिलेवार आंकड़े आपको बताएं तो उधम सिंह नगर से 1, उत्तरकाशी से 2 केस, हरिद्वार से भी 2 केस, नैनीताल जिले से 32 केस, तो देहरादून से 295 केस आए हैं। अब तक प्रदेश में 50 मौतें हो चुकी हैं कोविड इसकी ब्लैक फंगस की वजह से। कोविड के केस जहां गिर रहे हैं तो ये ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून से 295 केस आए हैं, नैनीताल से 32 और हरिद्वार से 2 ही केस आए हैं। लेकिन ब्लैक फंगस चिंताएं पैदा कर रहा है और विशेष तौर पर जो देहरादून है वहां पर केसेस बहुत ज्यादा है। ऋषिकेश एम्स से इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मरीजों में एस्परजिलस और ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। मिश्रित संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। एस्परजिलस और ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है 6 मरीजों में। दून अस्पताल में एस्परजिलस फंगस का एक मामला है। बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 28 केसेस मिले। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। 28 नए केसेस मिले। एस्परजिलस और ब्लैक फंगस के केसेस मिले हैं। 6 मामले ऋषिकेश एम्स में मिले हैं, तो दून अस्पताल से भी केस आया है और 28 केस कुल प्रदेश से आए हैं बीते 24 घंटे में फंगस के, ब्लैक फंगस के। एम्स ऋषिकेश में 6 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। एस्परजिलस और ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। आज से देहरादून के दून अस्पताल में सामान्य बीमारियों के लिए भी ओपीडी की शुरुआत हो रही है और रजिस्ट्रेशन के आधार पर मरीजों को नंबर मिलेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपीडी सेवाएं होंगी। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ओपीडी सेवाएं चलेंगी और प्रत्येक डॉक्टर 25 मरीज को देख सकेंगे। 25 मरीजों को देखा जा सकता है एक डॉक्टर की तरफ से। एक डॉक्टर 25 मरीजों को देख सकते हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाने का वक्त है। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप जा सकते हैं अस्पताल, अगर आप रजिस्टर करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है तो। उत्तराखंड में 2 दिन तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट है और 48 घंटे तक उत्तराखंड में मौसम गर्म रहेगा। आपको बता दें पहले ही जो गर्मी है वो दिल्ली एनसीआर में लोगों को सता रही है। उत्तराखंड के भी जो मैदानी हिस्से हैं वहां पर गर्मी, उमस भरी गर्मी लोगों को बहुत परेशान करने लगी है और अब 2 दिनों तक का अलर्ट है। 11 जून से उत्तराखंड में गर्मी से राहत की उम्मीद है। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में तापमान बढ़ेगा। उत्तराखंड का पहला आयुर्वेदिक अस्पताल हल्द्वानी में बन रहा है, जिसका नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया। उन्होंने आयुर्वेदिक अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 महीने के अंदर सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि आयुर्वेदिक अस्पताल की सेवाएं जल्द से जल्द शुरू हो सके। सांसद अजय भट्ट के मुताबिक 50 बेड के इस अस्पताल में महिला और पुरुष दोनों का इलाज हो सकेगा और यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल में सर्जरी भी हो सकेगी।
भी है, पर्यटन को जैसे ही कोविड समाप्त होगा खोलने का भी प्रयास करेगी। परेशानी तो रहती है और कहीं कहीं जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसमें फिर पुनर्विचार किया जा सकता है कई जगहों पर। सरकार के आर्थिक संसाधन भी व्यवसाय से, अन्य व्यवसायियों से, टैक्स पेज जो हैं उनसे, पर्यटन में टैक्स पेज जो हैं उसी से संसाधन चलते हैं। अब रेलवे यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर। रेलवे बोर्ड ने 3 और ट्रेनों के संचालन की मंजूरी दे दी है। देहरादून से यह खबर है। कोरोना संक्रमण कम होने पर यह मंजूरी दी गई है। 11 जून से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। 14 जून से नई दिल्ली जनशताब्दी और नंदा देवी एक्सप्रेस शुरू होगी। तो ये राहत भरी खबर है। 3 जो ट्रेनें हैं उनके संचालन को मंजूरी मिल गई है और कोरोना का संक्रमण चूंकि कम हो रहा है लिहाजा ये मंजूरी दी गई है। तो 11 जून से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। 14 जून से नई दिल्ली जनशताब्दी और नंदा देवी एक्सप्रेस शुरू होगी। तुंगनाथ घाटी में कई ट्रैकिंग रूट्स हैं जिनकी ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग दल अक्सर जाते रहते हैं, मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि विष्णुताल की यात्रा को रोमांचकारी होने के बाद ये बेहद खतरनाक मार्ग है। युवाओं का ये 8 सदस्यीय दल तुंगनाथ घाटी के विसूणी ताल की सैर पर निकला है। ये ट्रैकिंग रूट शानदार होने के साथ ही बेहद खतरनाक भी है, जहां हर पल खतरा मुंह बाए खड़ा रहता है। इस रूट पर सफर के दौरान कई खतरनाक नदियों को पार करना पड़ता है। वहीं ट्रैकर्स को मखमली बुग्याल को भी देखने का मौका मिलता है। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से मखमली बुग्यालों में हरियाली लौटनी शुरू हो गई है। पहाड़ पर हरी घास ऐसी बिछी है मानो मखमली बिस्तर हो। कहा जाता है कि ये ट्रैक काफी लंबा और कठिनाइयों से भरा है। इस ट्रैक से विसूणी ताल पहुंचने के लिए 3 दिन का समय लगता है। ट्रैक पर जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है। इतनी ऊंचाई पर कोई ताल होना सबको हैरत में डालता है। कहा जाता है कि इसका पानी कभी खराब नहीं होता। लोग इसे पूजा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। विसूणी ताल पहुंचने का रास्ता रोमांच से भरा है। ये ट्रैक सांस फुला देने वाला जरूर है, पर इसके रोमांचकारी सफर का अपना अलग ही एहसास है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित दिमरी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित किया है। ऐसे में केदारनाथ सोवेनियर ग्रोथ सेंटर ने अनूठी पहल शुरू की है। अब फैसला लिया गया है कि बाबा केदार के भक्तों को घर पर ही प्रसाद मिलेगा। ये प्रसाद डाक या कुरियर के माध्यम से घर तक भेजा जाएगा। इसके लिए श्रद्धालुओं से फोन पर संपर्क करके उन्हें मिनी कॉल सेंटर स्थापित करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया।